नेक्स्ट है, मैंने जी डॉट सेट कलर कलर डॉट पिंक दिया, तो पिंक कलर में बनेगा जो भी अपन शेप बनाएंगे। अब मैंने यूज किया फिल आर्क 250x 50y पे 100 विड्थ और 100 हाइट का 45 डिग्री से स्टार्ट होगा और -270। जो मैंने आर्क एंगल दिया है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया है। अब इससे क्या होगा, जब मैं देता हूं 90 से स्टार्ट करूं और 180 बनाऊं तो ये ऐसे बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं दूं 0,180 तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 180 डिग्री तक बनेगा, मतलब जो भी एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब मैंने दिया है 45 टू 70, तो 45 पहले तो होता क्या है, ये मैंने आपको एंगल्स बताए थे, इसमें से ये वाला है 45। 45 डिग्री कौन सा है, ये वाला। अब मैं अगर दूं 45,270 तो 45 डिग्री से स्टार्ट करेगा, मतलब यहां से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा इस तरीके से। अब अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना हो तो उसके लिए अपन नेगेटिव आर्क एंगल देते हैं। ये अपना एंगल से मान लो। अब मैंने यहाँ पे दिया है 45 कॉमा -270, तो अब इससे क्या होगा, एंगल्स वाले डायग्राम में देखें अपन, 45 डिग्री मतलब ये, -270 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये बनेगा। 45 से लेके 270 एरिया कवर करेगा, और मैंने फिल आर्क फंक्शन यूज किया है तो ये फिल भी हो जाएगा। तो यहाँ आपको फील्ड दिखेगा जो भी कलर अपन ने दिया है वो। और इसका अगर अपन आउटपुट देखें तो ये नीचे आ रहा है, इसका आउटपुट पिंक कलर में 45 कॉमा -270 देने पे। तो जब आर्क एंगल पॉजिटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, ड्रॉ होता है। जब नेगेटिव होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होता है। क्या मतलब है, अगर मैं दूं 90 कॉमा 180, लास्ट के दो आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, तो 90 डिग्री से 180 एरिया कवर करेगा, मतलब यहां रुकेगा 90 कॉमा 180 देने पे। लेकिन अगर मैं दूं 90 कॉमा -180 तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा। तो जब लास्ट आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है तो उस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होता है। अगर मैं दूं 0,180 तो ऐसा बनता है 0,180। लेकिन अगर मैं दूं 0,-180 तो बनेगा तो 0 डिग्री से ही, लेकिन इस डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है। अगर मैं देता हूं अभी जैसा मैंने दिया 45 -270, तो ये 45 से लेके -270 मतलब ऐसे बनाइए। 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 270 एरिया कवर किया। क्योंकि मैंने फिल वाला फंक्शन यूज किया है इसलिए सेंटर पॉइंट से ही अपने आप ज्वाइन हो जाएगा और फिल भी हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर मैं 45 -270 नहीं दूं, मान लो मैं 45 270 दूं, माइनस की जगह 270 दूं, तो 45 डिग्री से स्टार्ट करके 270 एरिया कवर करेगा, तो मतलब ऐसा बन जाएगा 45 270 देने पे। फिर मैंने यहाँ ग्राफिक्स का कलर सेट किया येलो। फिल आर्क 135 -270। शुरू के चार आर्ग्यूमेंट तो वही हैं, एक्स वाई विड्थ हाइट, और लास्ट के दो आर्ग्यूमेंट 135 -270। तो 135 डिग्री से स्टार्ट होगा और -270 एंगल कवर करेगा, तो और येलो कलर में बनेगा। तो 135 की अगर अपन बात करें तो ये है 135 से स्टार्ट करके -270, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, तो यहां तक बनेगा। 270 एंगल कवर करेगा
और फिर दोनों जगह से सेंटर पॉइंट तक ऐसा बनेगा और ये अपने को फिल दिखेगा, जैसा कि अपने को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अगर मुझे बनाना हो, मान लो यहां से लेके और यहां तक का, तो मैं क्या दूंगा, स्टार्ट एंगल 90 और कितना एरिया कवर करना है, -270। तो मतलब ये यहां तक का बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना। जबकि अगर मैं दूं 90, 270, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा। 90 डिग्री से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में बनेगा। अगर मैं देता हूं पॉजिटिव वैल्यू, जबकि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू देता हूं 90, -270, तो यहां से लेके यहां तक का बनेगा। नेक्स्ट, ये जो ग्रे कलर में बना हुआ है, इसको बनाने का कोड देखें। ग्रे कलर में फील्ड है ये, इसका कोड देखते हैं अपन। इसका कोड है g.setColor color.gray 180, 180। 180 से स्टार्ट होगा और 180 एंगल कवर करेगा। इसके लास्ट के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं 180, 180। तो इसका मतलब ये स्टार्ट हुआ 180 डिग्री, मतलब यहां से, और 180 एरिया कवर करेगा, मतलब ये बन रहा है। और फिल वाला फंक्शन यूज किया, इसलिए फिल आर्क फंक्शन यूज किया, इसलिए फील्ड बना है। तो लास्ट के दो आर्ग्यूमेंट है इसके 180, 180। अब नेक्स्ट अपन ये वाला बनाएंगे। ये तीन अलग अलग फिल आर्क फंक्शंस का यूज करके बनाया गया है। तो अब वो तीन अलग अलग फिल आर्क फंक्शंस क्या हैं वो देखें अपन। तो सबसे पहले मैंने दिया फिल आर्क 45, 180। 45 डिग्री से स्टार्ट करके 180 एरिया कवर करेगा। और दूसरा है 225 से शुरू करके 45 कवर करेगा। तो 45, 180 और 225, 45। ये देखें अब अपन 45, 180। तो सबसे पहले तो ये वाला है 45 डिग्री से स्टार्ट करके 180 एरिया कवर करेगा, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड 225 डिग्री, मतलब यहां से स्टार्ट करके 45 एरिया कवर करेगा। फर्स्ट वाला 45 डिग्री से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से, और 180 एरिया कवर करेगा, मतलब यहां तक का। सेकंड वाला 225, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री का एंगल कवर करेगा, मतलब यहां पे रुकेगा। ग्रीन वाला दो तरीके से बन सकता है, मैंने बनाया है 45, -135 देके। 45 डिग्री से स्टार्ट होगा और -135 एंगल कवर करेगा। 45, -135। तो ये आप देखोगे तो ये 45 डिग्री मतलब यहां से शुरू हुआ है, -135 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा और ग्रीन कलर में बनेगा। तो सिंपल आपको आर्क बनाते हुए ध्यान रखना है, एक तो स्टार्ट एंगल होता है फिफ्थ आर्ग्यूमेंट, एक आर्क एंगल होता है सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट। आर्क एंगल अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, आर्क एंगल अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो 0, 180 देने पे ये इस तरीके से बनता है, जबकि 0, -180 देने पे इस डायरेक्शन में बनेगा। 90, 180 दें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और 90, -180 देंगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा। नेक्स्ट, एप्लेट के अंदर इमेज डिस्प्ले करना और एप्लेट में ऑडियो फाइल प्ले करना। ऑडियो फाइल कौन सी वाली प्ले हो सकती है इसके अंदर, AU फाइल या वेव फाइल, WAV एक्सटेंशन की फाइल या AU एक्सटेंशन की फाइल प्ले हो सकती है। तो अब ये करेंगे कैसे, ये देखें अपन। मैंने यहां लिखा
पब्लिक क्लास app8 एक्सटेंड्स एप्लेट, जितने भी एप्लेट होते हैं उनकी पेरेंट क्लास एप्लेट रखनी है आपको, और ये क्लास java.applet पैकेज के अंदर होती है। अब init, सबसे पहला मेथड कौन सा कॉल होता है? init। init मेथड के अंदर अपने को इनिशियलाइजेशन कोड लिखना है। तो मैंने यहाँ पे गेट ऑडियो क्लिप मेथड यूज किया। गेट ऑडियो क्लिप का काम है ऑडियो फाइल लेके आना। इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कौन सी लोकेशन से लानी है। लोकेशन के लिए यहाँ पे आप दो प्री डिफाइंड मेथड्स यूज कर सकते हो। पहला मेथड है जिसमें से गेट कोड बेस। गेट कोड बेस का रिटर्न टाइप है यूआरएल, अर्ल कहते हैं उसको, अर्ल। बाकी आपने इंटरनेट में पढ़ा होगा यूआरएल कैपिटल लेटर्स में होता है। तो गेट कोड बेस मेथड रिटर्न करता है जहां पे भी अपनी क्लास फाइल है। क्लास फाइल कौन सी, इसको कंपाइल करेंगे तो app8 डॉट क्लास बनेगी। तो जहां पे भी अपनी क्लास फाइल है उसका पाथ रिटर्न करेगा ये, और वहां पे जो भी मेरी ऑडियो फाइल है वो भी वही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑडियो फाइल का नाम दिया। तो गेट ऑडियो क्लिप मेथड का काम है ऑडियो फाइल लेके आना। इसका रिटर्न टाइप है ऑडियो क्लिप, तो मैंने इसको ऑडियो क्लिप टाइप के वेरिएबल में असाइन किया। और फिर ऑडियो क्लिप ए में आ गई है, उसको मैंने प्ले किया, तो ए डॉट प्ले से ऑडियो फाइल प्ले होगी एक बार। अगर मैं ए डॉट लूप लिखूं तो प्ले होती रहेगी जब तक कि अपन स्टॉप नहीं करेंगे। स्टॉप करने के लिए मेथड होता है स्टॉप। मैं ये चाहता हूं कि बटन में स्टॉप, एक बटन बनाऊं मैं स्टॉप, उस पर क्लिक करने पे ऑडियो फाइल प्ले जो हो रही है वो स्टॉप हो जाए, तो मुझे स्टॉप मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो ऑडियो क्लिप के तीन मेथड होते हैं। प्ले एक बार प्ले करने के लिए, लूप कंटिन्यूसली प्ले करने के लिए, और स्टॉप उसको स्टॉप करने के लिए। अब ऑडियो क्लिप लेके आने के लिए एक ही मेथड होता है गेट ऑडियो क्लिप। उसके पहले आर्ग्यूमेंट में अपने को पाथ देना होता है। पाथ देने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक है गेट कोड बेस, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में देते हैं ऑडियो फाइल का नाम और एक्सटेंशन। अब जो अपन पाथ देंगे, एक तो अपन इस प्रोग्राम में बनाते हैं कौन सी फाइल, HTML फाइल, और एक बनती है अपनी प्रोग्राम को कंपाइल करने पे क्लास फाइल। अगर क्लास फाइल और HTML फाइल अलग अलग लोकेशन पे हैं और मुझे क्लास फाइल का पाथ चाहिए, तो मेथड होता है गेट कोड बेस। अगर मुझे HTML फाइल का पाथ चाहिए तो मेथड होता है गेट डॉक्यूमेंट बेस। तो ये दो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं एप्लेट के। गेट कोड बेस रिटर्न करता है जो अपनी ऑडियो फाइल के केस में जो अपन ने यूज किया है गेट कोड बेस, ये रिटर्न करता है अपने क्लास फाइल का पाथ। जबकि गेट डॉक्यूमेंट बेस मेथड रिटर्न करता है जहां अपनी HTML फाइल है उसका पाथ। और अगर अपना सब कुछ एक ही फोल्डर में है तो भले ही आप गेट कोड बेस यूज करो या गेट डॉक्यूमेंट बेस यूज करो। मान लो मेरी सारी HTML फाइल है डी ड्राइव में, जावा फोल्डर के अंदर, वेब पेजेस फोल्डर, डी में, जावा में, वेब पेजेस फोल्डर में। दो फोल्डर है, मान लो ऐसे समझो कि अपने दो फोल्डर हैं। पहला फोल्डर है डी ड्राइव में जावा में वेब पेजेस, और दूसरा फोल्डर है डी ड्राइव में जावा में कोडिंग। तो गेट कोड बेस रिटर्न करेगा जहां मेरी एप्लेट की क्लास फाइल है उसका पाथ, मतलब डी ड्राइव में जावा में कोडिंग फोल्डर। जबकि गेट डॉक्यूमेंट बेस रिटर्न करेगा जहां मेरी एप्लेट की HTML फाइल है, मतलब डी ड्राइव में जावा में वेब पेजेस फोल्डर। और अगर मेरा सब कुछ एक ही जगह है तो मैं कोई भी फंक्शन कॉल करूं, दोनों सेम ही पाथ रिटर्न करेंगे। ये मैंने एप्लेट के जो मेथड्स हैं वो ओपन करे हैं।
तो ये आप देखोगे गेट कोड बेस मेथड है। गेट कोड बेस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, जावा डॉट नेट डॉट अर्ल। और ऐसे ही गेट डॉक्यूमेंट बेस है, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, जावा डॉट नेट डॉट अर्ल। तो ये प्री डिफाइंड मेथड है, ये रिटर्न करते हैं अर्ल क्लास का ऑब्जेक्ट। अर्ल क्लास होती है जावा डॉट नेट पैकेज। और गेट इमेज जो मैंने आपको मेथड बताया, ये गेट इमेज या गेट इमेज मेथड का आर्ग्यूमेंट फर्स्ट किस टाइप का है, अर्ल टाइप का, और सेकंड है स्ट्रिंग टाइप का। गेट ऑडियो क्लिप मेथड जो है, उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी है अर्ल टाइप का और सेकंड आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का। एप्लेट क्लास जो है वो आप देखोगे तो इसकी सेकंड लाइन में दिखेगा, पब्लिक क्लास जावा डॉट एप्लेट पैकेज में एप्लेट क्लास एक्सटेंड्स जावा डॉट awt डॉट पैनल। एप्लेट क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, पैनल। मैंने यहाँ पे गेट ऑडियो क्लिप यूज किया। गेट ऑडियो क्लिप के दो आर्ग्यूमेंट हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपन देते हैं अर्ल क्लास का ऑब्जेक्ट, सेकंड आर्ग्यूमेंट में ऑडियो फाइल का नाम। यहाँ पे अपने आप अपन यूज कर सकते हैं दो फंक्शंस, या तो गेट कोड बेस या गेट डॉक्यूमेंट बेस। ऐसे ही गेट इमेज मेथड होता है, ये भी एप्लेट का मेथड है। इसके भी दो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट कहाँ से इमेज लेनी है, दूसरा कौन सी इमेज लेनी है। जो भी इमेज है वो img1 में आ जाएगी। फिर उस इमेज को ड्रॉ करना है जी डॉट ड्रॉ इमेज। कौन सी इमेज ड्रॉ करनी है, img1, कौन से एक्स वाई पे, कितनी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और इसका लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है रेफरेंस टू इमेज ऑब्जर्वर इंटरफेस। ये जो मेथड है गेट ऑडियो क्लिप, गेट कोड बेस, गेट इमेज, गेट डॉक्यूमेंट बेस, ये चारों किसके मेथड्स हैं, एप्लेट क्लास के। इनके पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये एप्लेट क्लास के हैं। एक गेट इमेज अपन पहले भी कर चुके हैं, टूलकिट क्लास में भी होता है, वो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला होता है। ये दो आर्ग्यूमेंट वाला गेट इमेज है, ये एप्लेट क्लास का मेथड है। ये जो इमेज ऑब्जर्वर है ये एप्लेट क्लास में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, या तो एप्लेट में या एप्लेट की किसी पेरेंट क्लास में, इसलिए अपने को इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने को यहाँ पे बस क्या पास करना है, दिस। तो जब ये एप्लेट रन करेंगे तो सबसे पहले इनिट कॉल होगा, तो ऑडियो फाइल प्ले हो जाएगी। और फिर उसके बाद पेंट अपने आप कॉल होगा, जिससे कि इमेज डिस्प्ले होगी। ये मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद ये एप्लेट में इमेज डिस्प्ले हो रही है। और इमेज अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्लेट को पैरामीटर पास करना। यहाँ पे एप्लेट पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, स्काई लिखा हुआ आ रहा है। अपन एप्लीकेशन रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन टाइम पे वैल्यूज पास करने हो तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स काम में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही एप्लेट को रन टाइम पे वैल्यूज पास करनी हो तो उसके लिए HTML फाइल से पैरामीटर्स पास करने हैं। तो अपन सबसे पहले इसकी HTML फाइल का कोड देखें। तो मैंने एक एप्लेट को इंक्लूड किया, उस एप्लेट के अंदर मैंने दिया एप्लेट कोड इक्वल टू app9 डॉट क्लास, हाइट और विड्थ दी। अब एप्लेट को पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर पास करने के लिए पैरम टैग यूज में आता है। पैरम नेम इक्वल टू मैसेज और वैल्यू इक्वल टू स्काई, ये पहला पैरामीटर है। फिर दूसरा पैरामीटर दिया मैंने पैरम नेम इक्वल टू साइज वैल्यू इक्वल टू 50। और तीसरा पैरामीटर दिया मैंने पैरम नेम इक्वल टू फॉन्ट वैल्यू इक्वल टू मोनोटाइप कोर्सिवा। और फिर ये एप्लेट क्लोज कर दिया। तो ये जो 3 लाइन लिखी हैं मैंने, ये एप्लेट
ओपन और एपलेट क्लोज के बीच में ही है। यहाँ पे एपलेट टैग ओपन है, यहाँ क्लोज है, और हर एक पैरामीटर का नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है। पैरामीटर का नेम देने के लिए नेम एट्रीब्यूट काम में आता है, वैल्यू देने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मैंने यहाँ से HTML फाइल में एपलेट को इंक्लूड किया और 3 पैरामीटर पास किए। नेम, पहले पैरामीटर का नेम है, मैसेज दूसरे का साइज, तीसरे का फॉन्ट, वैल्यू स्काई 50 और मोनोटाइप कोर्सेवा। अब जो भी मैंने यहाँ से पैरामीटर पास किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने मैसेज पास किया है वो डिस्प्ले होना चाहिए, जो साइज दिया है उसमें डिस्प्ले होना चाहिए, और जो फॉन्ट दिया है उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। जो पैरामीटर अपन एप्लीकेशन में पास करते हैं वो तो args नाम के एरे में स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपन जो HTML से पास किए गए हैं उनको रिसीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन देखें तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया msg m, और मैंने लिया स्ट्रिंग m इक्वल टू गेट पैरामीटर मैसेज। गेट पैरामीटर मेथड जो है उसको अपन पैरामीटर का नाम पास करेंगे जो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैसेज पैरामीटर की क्या वैल्यू है, अपने केस में स्काई, तो m में क्या आ जाएगा, स्काई। और अगर मैं HTML फाइल से मैसेज नाम का पैरामीटर पास ही नहीं करूं, या नीचे स्पेलिंग गलत लिख दूं या ऊपर कुछ अलग स्पेलिंग लिख दूं, तो m में क्या आएगा, नल। तो गेट पैरामीटर एपलेट का मेथड है। अगर जो मैंने पैरामीटर नेम दिया है वो HTML से पास किया गया है तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो नल रिटर्न करेगा। तो अगर m में नल आया तो मैंने MSG में ओशियन असाइन कर दिया, और अदरवाइज MSG में मैंने m असाइन कर दिया। तो अभी अपने प्रोग्राम के केस में तो मैंने मैसेज पैरामीटर पास किया है, तो m में क्या आ जाएगा, स्काई। m नल नहीं है तो m की वैल्यू MSG में असाइन हो जाएगी, तो मतलब MSG में क्या आ जाएगा, स्काई। हाँ, गेट पैरामीटर मैसेज HTML फाइल से जो मैंने ये मैसेज नाम का पैरामीटर दिया है इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैं मैसेज की जगह लिख दूं पैराम नेम इक्वल टू ABC, तो अब मैसेज नाम का तो पैरामीटर नहीं है, तो फिर इसको जावा में गेट करेंगे तो नल रिटर्न करेगा। अब मैंने दिया यहाँ एक फॉन्ट नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, डबल कोट्स ओपन क्लोज, गेट पैरामीटर फॉन्ट। ये फॉन्ट नाम के पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न करेगा जो FN में आ जाएगी। तो अपने केस में तो फॉन्ट नाम का पैरामीटर दिया है और उसकी वैल्यू मोनोटाइप कोर्सेवा है तो FN में आ जाएगी। FN में नल अगर हो तो मैंने फॉन्ट नेम में एरियल असाइन कर दिया, अदरवाइज फॉन्ट नेम में FN। तो अपने केस में तो मोनोटाइप कोर्सेवा फॉन्ट नेम में आ जाएगा। और अगर मैं वो लाइन लिखूं ही नहीं, मैं पैरम नेम इक्वल टू फॉन्ट वाली, तो फॉन्ट नेम में अपन ने क्या असाइन किया, फिर एरियल। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, गेट पैरामीटर को जो भी अपन ने पैरामीटर का नाम पास किया है वो पैरामीटर अगर HTML फाइल से पास किया गया है तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं पास किया गया है तो नल रिटर्न करेगा। पैरामीटर के नेम केस इंसेंसिटिव होते हैं, तो आप किसी भी केस में लिख सकते हो, HTML फाइल में अलग केस में, जावा फाइल में अलग केस में। फिर मैंने तीसरा पैरामीटर भी गेट किया, गेट पैरामीटर साइज। अब गेट पैरामीटर क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, जबकि फॉन्ट साइज तो इंटीजर है, तो मैंने यहाँ इंटीजर डॉट पारसेंट लगाया। तो फॉन्ट नेम में तो फॉन्ट का नेम आ चुका है, फॉन्ट साइज में फॉन्ट का साइज आ चुका है। फिर मैंने एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाया, फॉन्ट f इक्वल टू न्यू फॉन्ट, फॉन्ट नेम, फॉन्ट डॉट प्लेन और फॉन्ट साइज। इसको ग्राफिक्स पे सेट किया, फिर ग्राफिक्स का कलर रेड किया, फिर g डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग MSG 100 MSG में क्या है, जो भी मैंने HTML फाइल से पास किया है, इस केस में स्काई।